हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र का चौथा अध्याय वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का भाग 4 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। ऐसे कौन से कारक थे, ऐसे कौन से तत्व थे या फिर ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसे आज हम इस चीज को देखेंगे कि वे ऐसे कौन से तत्व, ऐसे कौन से कारक या ऐसे कौन से फैक्टर थे जिनकी वजह से वैश्वीकरण संभव हो पाया। अगर हम देखें तो प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्तेजित किया। तो अगर सबसे फर्स्ट फैक्टर हम देखते हैं तो वो है प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की वजह से जो ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो उसमें जो है तीव्रता आई थी। जैसा कि विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई। अगर हम पिछले 50 सालों की बात करें तो पहले के 50 सालों में इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट नहीं हुआ था जितना कि आज हुआ है। तो इन 50 सालों में बहुत ज्यादा जो है वो प्रोग्रेस हुआ है टेक्नोलॉजी का। और स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी जो थी, जो परिवहन प्रौद्योगिकी है, उसमें बहुत ज्यादा उनका विस्तार हुआ है और इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। और इस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो है अब जो दूरियां हैं वो कम हो गई हैं, आसानी से वस्तुएं हमें मतलब बहुत कम समय में प्राप्त होने लगी है और इसके साथ साथ कॉस्ट भी कम हो गया है। टेक्नोलॉजी की वजह से मान लीजिए कि अगर पहले 100 रुपए में ट्रांसपोर्टेशन होता था तो अब वही जो है 30 से 40 रुपए में होने लगा है। इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो परिवहन टेक्नोलॉजी में कंटेनर ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कंटेनर की वजह से जो है गुड्स को इजीली उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है कर सकते हैं, चाहे वो बाय रोड करे, ट्रक के थ्रू करे, गाड़ी के थ्रू करे या फिर रेलवे के थ्रू करे, शिप के थ्रू करे या फिर हवाई जहाज के थ्रू हो। तो इस प्रकार से इसने भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे भी अधिक उल्लेखनीय है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विकास। जो सेकंड फैक्टर है जिसने ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज्यादा संभव बनाया है वो है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। आज हम देखते हैं कि हम अपने जीवन की हर चीजों में जो है आज हमारे जीवन की आवश्यकता हो गया है। आज हम इन सब के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आज सभी के घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इंटरनेट की व्यवस्था है, जिसकी वजह से हम आसानी से जो है वो सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं और लोगों के आसानी से संपर्क में भी हैं। तो इसकी वजह से जो है हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहा है और टेक्नोलॉजी ने अपने आप को इतना ज्यादा डेवलप कर लिया है। दूरसंचार सुविधाओं, चाहे वो टेलीग्राफ हो, टेलीफोन हो, मोबाइल फोन हो और फैक्स हो, का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। और ये सुविधाएं संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई है। तो आज हम देखते हैं कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, चाहे वो टेलीफोन हो, मोबाइल हो, फैक्स हो, ईमेल हो, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि विश्व के जो लोग हैं, जो देश है, वो एक दूसरे से ज्यादा कनेक्ट है। अब ऐसा नहीं है कि अगर हमारे कोई रिश्तेदार अमेरिका में रहता है तो हम उनसे लंबी दूरी की वजह से बात नहीं कर सकते या उनमें हमारा कनेक्शन नहीं है। अब हम आसानी से फोन के जरिए, मोबाइल फोन के जरिए जो है उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आज हमें जो है आसानी से इंटरनेट के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन तत्काल हमें मिल सकता है। और इस तरीके से जो दूर क्षेत्र में जो लोग हैं उनसे संवाद जो है वो संभव हो पाया है। तो ये सारी सुविधाएं हमें जो है इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की वजह से संभव हो पाई है और इसने भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसा कि आप जानते होंगे, जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया। आज हम देखते हैं, अगर हम अपने घर से बाहर निकले, हम एक सामान खरीदने के लिए बाहर जाए या फिर हम एक इंटरनेट कैफे में जाए या कहीं भी जाए, तो हम देखते हैं कि आज सारा काम जो है वो कंप्यूटर से ही हो गया है। आपने इंटरनेट के चमत्कारिक संसार में भी प्रवेश कर लिया। आज हम जो है वो एक ऐसी दुनिया में है जो कि एक इंटरनेट की दुनिया है, जहां हमें जो भी कुछ जानना होता है उसके लिए हमें ये डिपेंड नहीं करना पड़ता है कि या तो हम इसके लिए बुक पढ़ेंगे या फिर हम इसे अपने टीचर से पूछेंगे या फिर इसकी इंफॉर्मेशन को जो है हमें अभी नहीं मिल सकता है, बाद में मिलेगा, ऐसा नहीं है। आज
जो इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत इजीली है। हम आप जानते हैं बच्चों, जैसे ही अगर कुछ हमें सूचना चाहिए हम तुरंत जो होता है गूगल को खोजते हैं और उससे जो होता है हम जल्दी से जल्दी जो है वो हमारी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है और इन इंफॉर्मेशन को हम लोगों में आपस में बांट भी सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक मतलब कि ईमेल भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बात वॉइस मेल कर सकते हैं। तो आज हम ईमेल का यूज कर सकते हैं, वॉइस मेल का यूज कर सकते हैं, किसकी वजह से? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। आज हम अब देखते हैं विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण। तो बच्चों हम इसे समझने का प्रयास करेंगे कि ये विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में चीनी खिलौने का उदाहरण बताया था, तो उसी उदाहरण पर हम वापस लौटते हैं और देखते हैं कि मान लीजिए यदि भारत सरकार ने खिलौनों के आयात पर कर लगाती तो क्या होता। आपने देखा कि चीनी खिलौने भारत में आए और उन्होंने इंडियन मार्केट में जो है अपनी पूरी जगह बना ली और जो इंडियन मार्केट था अब वो पिछड़ गया और पूरा इंडियन मार्केट किससे भर गया? चीनी गुड्स से भर गया, चीनी खिलौने से भर गया था। लेकिन अगर स्थिति विपरीत होती और अगर इंडिया की जो गवर्नमेंट है इन खिलौनों के आयात पर अगर टैक्स लगा देती तब क्या होता? इसका अर्थ यह है कि जो इन खिलौनों का आयात करना जो इन खिलौनों को खरीदना चाहते हैं उन्हें इन पर क्या करना पड़ेगा? इन पर टैक्स देना होगा, इन पर कर देना होगा और टैक्स के कारण खरीदारों को आयातित खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी होगी। तो अब उन्हें इतनी सस्ते जो है वो खिलौने नहीं मिलेंगे क्योंकि टैक्स लगने के कारण उन्हें ज्यादा पे करना पड़ेगा। चीन के खिलौने अब भारत के बाजार में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन से उनका आयात स्वतः ही कम हो जाएगा क्योंकि अब खिलौने इतने सस्ते नहीं रहेंगे तो उनका आयात भी कम हो जाएगा और भारत के खिलौना निर्माता जो थे जिन्हें अब लॉस हो गया था क्योंकि चीनी खिलौनों ने उनकी जगह ले ली थी, वो अब अधिक समृद्ध हो जाएंगे। आयात पर कर एक व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। अवरोधक क्यों कहा गया है इसे? क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है। सरकार व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय के लिए कर सकती है। देखिए, जो गवर्नमेंट होती है उनके पास यह अधिकार होता है कि वो उस समय की देश की जो कंडीशन है उसके अनुरूप ये फैसला ले सके कि उन्हें विदेशी व्यापार में वृद्धि करनी है या उसमें कटौती करनी है और अपने देश में किस प्रकार की वस्तुओं की जो होता है वस्तुओं को आयात होना चाहिए, यह डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट ले सकती है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में स्वतंत्रता के बाद विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य माना गया था। भारत जो है एक लंबे समय के बाद स्वतंत्र हुआ था और उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया था कि हम किसी भी प्रकार के फॉरेन ट्रेड या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहाँ नहीं आने देंगे। तो इसीलिए इस पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था और ये इसलिए किया गया था ताकि जो देशीय जो घरेलू उत्पादक है उन्हें फॉरेन जो विदेशी प्रतिस्पर्धा है, जो फॉरेन कंपटीशन है, उनसे बचाया जाए, उनसे संरक्षण प्रदान किया जाए और इसके लिए यह अनिवार्य माना गया था जिसके तहत हमारी गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया था। 1950 और 1960 के दशक में उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। इसलिए भारत ने न केवल अनिवार्य चीजें जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति दी। तो अगर हम बात करते हैं 1950 से 1960 के बीच, तो इस समय जो है नई नई इंडस्ट्री बन रही थी और इसके कारण क्या हुआ कि भारत में केवल अनिवार्य कुछ चीजों के आयात की उन्होंने अनुमति दे दी। देखिए क्या होता है बच्चों कि समय के साथ साथ जब मांग के अनुसार जो है वो परिवर्तन होता है। तो जब इंडस्ट्री के लिए हमें चीजें चाहिए थी तो उस समय गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि चलिए मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम, इन सब के आयात की जो है, जो पहले रिस्ट्रिक्शन था कि हम आयात नहीं कर सकते तो उसकी अब अनुमति मिल गई थी। ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पाद को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया है। सभी डेवलप कंट्री ने जो है इस प्रक्रिया के तहत जो उनके घरेलू उत्पाद थे उन्हें उन्होंने प्रोटेक्ट किया है, उन्हें उन्होंने संरक्षित किया है।
भारत में करीब 1991 के प्रारंभ से नीतियों के कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। और बच्चों मैं आपको बता दूं 1991 में ही भारत ने एलपीजी पॉलिसी को अपनाया था, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया को अपनाया था, जिसके तहत भारत के जो है मार्केट विश्व के लिए पूरी तरह से खुल गया था। और देखते हैं कि उसके बाद ही एमएनसी कंपनियों का भारत में आना भी प्रारंभ हो गया था। अब यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। और इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन भी किया। इससे क्या होगा, जब एक देश में कंपटीशन की भावना आती है तो लोग बेस्ट से बेस्ट अपना देने की भी कोशिश करते हैं। अतः विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर से अवरोधकों को काफी हद तक हटा लिया गया। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आयात और निर्यात सुगमता से किया जा सकता था और विदेशी कंपनियां यहां अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती थी। 1991 के बाद भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। अब वस्तुओं का आयात निर्यात आसानी से हो सकता था। फॉरेन ट्रेड को यहाँ पे अलाउ किया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, एमएनसी यहाँ आई, उन्होंने अपने ऑफिस खोले और अपने जो है फैक्ट्रियां यहाँ पे स्थापित की। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया जो थी उसे हम उदारीकरण के नाम से जानते हैं। उदारीकरण क्या होता है कि कुछ नीतियों में हमें उदार या लिबरल अप्रोच जो रखते हैं उसे ही हम उदारीकरण कह सकते हैं। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली कि वे क्या आयात और निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसीलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? तो बच्चों आज हमने उन फैक्टर्स को देखा जिसकी वजह से जो है वैश्वीकरण संभव हो पाया है, जैसे कि टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी था, आपका ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है। इन सारी चीजों को समझने की हमने कोशिश की और इसके अलावा हमने ये भी समझा कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का किस तरीके से उदारीकरण हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ। इन सारी चीजों को आज हमने डिस्कस किया।